In the last class when we studied about the लामोंट बॉयलर, हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा है ना लामोंट बॉयलर कैसा है। लामोंट हम बॉयलर हमारा किस टाइप का बॉयलर बताया था? हाई प्रेशर हाई प्रेशर फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। ठीक है, इसको हमने बोला था कि लामोंट बॉयलर हमारा है ना वर्टिकल बॉयलर है। और इस वर्टिकल बॉयलर के साथ में हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोसीडिंग कर रहे हैं विद द जनरेशन ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ द स्टीम। आज हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आया जाए। तो उसमें दिक्कत क्या हो रही थी, जब हम लोग है ना स्टीम ड्रम का यूज कर रहे थे तो स्टीम ड्रम की वजह से है ना क्या हो रहा था, बबल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ना यूज किया है बेंसन बॉयलर का। तो बेंसन बॉयलर जो है, पहले तो लामोंट के बारे में बता देता हूँ। लामोंट जो थे वो है ना एक नेवी ऑफिसर थे, और नेवी ऑफिसर होने की वजह और उसके अंदर है ना वो नेवी पे वर्किंग करते थे और एक इंजीनियर थे। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, हम लोगों ने बात करी बेंसन के बारे में। पहले क्विक रिव्यू देता हूँ, पहले आप लोग देख के बताओ कि है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लामोंट बॉयलर एंड द बेंसन बॉयलर। आपकी स्क्रीन पर है ना दोनों बॉयलर्स अवेलेबल होंगे, लामोंट बॉयलर और बेंसन बॉयलर, है ना दोनों। स्टीम ड्रम का स्टीम ड्रम पहला डिफरेंस। स्टीम ड्रम मिसिंग है और फीड पंप मिसिंग है सर। फीड पंप जी दिखा नहीं रखा है, बट फीड पंप तो है यार, पानी कहाँ से आएगा अगर फीड पंप नहीं होगा तो। सर्कुलेटिंग पंप सर, सर्कुलेटिंग पंप जो नीचे हाँ फीड पंप जो लगा सर्कुलेटिंग है। पंप। हाँ, सर्कुलेटिंग पंप है ना नीचे से मिसिंग कर रखा है हम लोगों ने। तो बेसिकली जी जो डिफरेंस आ रहा है, जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में, दैट बेसिक डिफरेंस इज कि लामोंट बॉयलर और बेंसन बॉयलर के अंदर की स्टीम ड्रम को हम लोगों ने ना हटा दिया है। बाकी की पूरी स्ट्रक्चर सेम है। जो हमने लामोंट बॉयलर के अंदर पढ़ी थी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बस द टोटल डिफरेंस इज कि हमारे पास में लामोंट बॉयलर के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक स्टीम ड्रम था। इस स्टीम ड्रम से हम लोग क्या कर रहे थे, एक सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू क्या कर रहे थे, हमारे स्टीम को फ्लो करवा रहे थे इवेपोरेटर के अंदर। फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, बट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब बेंसन बॉयलर के बारे में बात करेंगे तो बेंसन बॉयलर में जो यूज ऑफ स्टीम ड्रम है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बेसिकली इनका यूज कहाँ पर होता है, हमारे अलग अलग जगह पे होता है। जहाँ पर हमारे पास में है ना लामोंट बॉयलर का यूज हो रहा है, उसके लिए जरूरी है कि हमको हाई अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम लामोंट बॉयलर का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पर हम लोगों को स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट हो रही है वाटर को, कि हाँ हमको स्टोर करके रखना है, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, लामोंट बॉयलर का यूज करते हैं। एक ऐसा बॉयलर जहाँ पर है ना हमारे पास में ऑलरेडी एक ऐसा बॉयलर जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, हमारे पास में है ना अवेलेबिलिटी है वाटर की, मतलब वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और उस इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर हमको है ना ये डिपेंडेंट नहीं है हम, कि हमको है ना क्या बदलना पड़ेगा, हम लोगों को है ना इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं, हम लोग बेंसन बॉयलर का यूज करते हैं। बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस बात को, कैसे समझोगे कि अगर कोई है ना पावर प्लांट नियर द वाटर रिसोर्सेज है, लाइक आसपास में कोई डैम बना हुआ है, ठीक है, कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो वहां पर तो हमको वाटर को स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वहां से है ना लेके उसको है ना क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, अपने पास लेके आ सकते हैं। बट ऐसा कोई पावर प्लांट जो बहुत दूर है, बहुत दूर रखा हुआ है, वहां पर हम लोगों को है ना एक कैरियर के थ्रू वाटर को फ्लो करवाया है या फिर वाटर को स्टोरेज करना पड़ रहा है, वहां हम किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग लामोंट बॉयलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है। सर हाँ, सर वाटर को डायरेक्ट हम मतलब बॉयलर के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि सर नहीं, वाटर में बहुत प्यूरिफिकेशन सारा। करनी पड़ती है। यस सर, तो उसके लिए स्टोरेज की जरूरत है वरना सर। इसके अंदर ना बच्चे स्टोरेज को हम लोग है ना दो या तीन टाइप से है ना डिफर कर सकते हैं। पहला तो डिफरेंस ये होता है कि है ना मेरे पास है ना वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, वाटर रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद में मैंने क्या करा, फीड पंप के अंदर जो हमारा फीड वाटर जहाँ पर हम इकट्ठा कर रहे हैं जिस टैंक के अंदर, यहाँ पर उसको हमने ना प्यूरीफाई करा। और प्यूरीफाई करने के बाद में हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, वाटर को वहाँ से है ना किसके अंदर भेज दिया, स्टीम ड्रम के अंदर भेज दिया। तो मुझे सिर्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाना है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ में वो क्या करता रहेगा, हमारे पास में फ्लो करता रहेगा। दूसरी स्पेस वो आती है, फिर दूसरा एरिया वो आता है जहाँ पर है ना हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाटर जो है वो सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो पहले तो मुझे प्यूरिफिकेशन करना है।
फिर प्यूरिफिकेशन करने के बाद में उसको स्टोर भी करना है, क्योंकि है ना आगे भी मुझे इसकी क्या करते हैं रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मुझे और वाटर लाके उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तब मैं क्या करूंगा, वहां पर स्टीम ड्रम का यूज करने लग जाऊंगा। ठीक है आदित्य? यस सर। तो इस टाइप से है ना हम लोग बेसिकली डिफरेंस देख रहे हैं कि पहले तो क्या ना क्या डिफरेंस रहा हमारे पास में लामून बॉयलर और बेंसन बॉयलर के बारे में। बात करते हैं ना वर्किंग ऑफ बेंसन बॉयलर की। तो वर्किंग समझना बेंसन बॉयलर की, सबसे पहले वही जो हम लोगों ने करा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोल ग्रेट है, जिसपे अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न करते हैं। ठीक है, यह हमारे पास है एक ग्रेट है जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं। कोल को बर्न करने के साथ में हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है, कोल बर्न हुआ तो क्या जनरेट हो जाएंगे, फ्लू गैसेस बर्न हो जाएंगे। ये फ्लू गैसेस जो है ये ऊपर की साइड में मूवमेंट करती हैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती हैं, और एग्जॉस्ट से है ना क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं। बट बिफोर हम इसको है ना एग्जॉस्ट से बाहर निकालें, उसको एग्जॉस्ट से बाहर निकालने से पहले हम क्या करना चाहते हैं, इन फ्लू गैसेस का यूज करना चाहते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको क्या करना है, फ्लू गैसेस का यूज करना है। इस फ्लू गैसेस का यूज कैसे करते हैं, इस फ्लू गैसेस के यूज के लिए हम लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले इवेपोरेटिंग ट्यूब्स लगाई हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडियंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्वेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्शन इवेपोरेटर लिखा हुआ है। दो अलग अलग स्ट्रक्चर से ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेडियंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्वेक्शन लिखा हुआ है। तो जब आप है ना हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो हीट ट्रांसफर के अंदर हमको बताया जाएगा कि हमारे पास है ना बेसिकली 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास में रेडिएशन। अगर हमारे पास में है ना दो सरफेसेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कंडक्शन का, सॉरी कन्वेक्शन, रेडिएशन का। अगर सेम सरफेसेस के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है, लाइक सॉलिड से सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हम यूज़ करते हैं किसका, कंडक्शन का। और अगर हमारे कंडेंशन। पास हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है वो सॉलिड से दो अलग अलग फेसेस के अंदर हो रहा है, लाइक सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, या गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्शन का। ठीक है, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, इनको डिफर कर पाना थोड़ा सा टिपिकल है, समझ पाना, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो कन्वेक्शन और रेडिएशन को हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि हमारे पास कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस होता है टेम्परेचर डिफरेंस का। अगर हमारे पास जो दो सरफेसेस हैं जिसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सर हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। और जहाँ पर हमारे पास है ना सरफेस पे टेम्परेचर डिफरेंस कम आ रहा है और वहाँ पर मीडियम अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, देखो सन से हमारे पास में है ना क्या आ रही है, हीट आ रही है, रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है। जब हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर है ना, तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या हो रहा है, उसके अंदर मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो जो हीट का फ्लो हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको हमने बोल दिया रेडिएशन है। सब एग्री हो गए, क्यों, कन्वेक्शन के लिए है ना मीडियम की जरूरत होती है और रेडिएशन के लिए ना मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सबके सब एग्री हो गए, हाँ भाई सर सबने सही बोला है, एकदम करेक्ट है ये बात, कि है ना हमको क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। बट जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाती है, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर हो गई, तो एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद में क्या हो रहा है हमारे पास, कि उसको मीडियम अवेलेबल हो गया है। अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, यार अब तो इसके बाद मीडियम आ गया है, अब इसको हम कन्वेक्शन क्यों नहीं बोल रहे, क्यों हम इसको रेडिएशन ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये किस वजह से है कि जो सन से हमारे पास में है ना एनर्जी जो भी रेज आ रही है उसका टेम्परेचर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर दे रहा है और जो टेम्परेचर ले रहा है, इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में क्या आ रहा है, हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में हमारे पास में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस क्या होता है, मोर देन 200 केल्विन होता है। दिस टेम्परेचर इज मोर देन 200 केल्विन। इफ दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज फाउंड, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेडिएशन। अब मैंने इतनी सारी कहानी क्यों बताई है यहाँ पर, मैंने इतनी सारी कहानी इसलिए बताई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिखा हुआ है दिस इज अ रेडियंट इवेपोरेटर। रेडियंट इवेपोरेटर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास में हीट जनरेट हुई है, ठीक है, ये हीट सबसे ज्यादा किसको मिल रही है, दिस
इवेपोरेटिंग ट्यूब। ये इवेपोरेटिंग ट्यूब का काम क्या है, हमारे पास में जो भी इकोनोमाइजर से हमारे पास वाटर आ रहा है, कौन सा वाटर आएगा, फीड वाटर। इस फीड वाटर को हीट सबसे पहले कहाँ मिल रही है, इस सरफेस के ऊपर मिल रही है, और ये सरफेस हमारी फ्लू गैसेस का जो फ्लो हो रहा है उसके सबसे नियर बाय। तो इस वाटर का टेम्परेचर और जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर होता है, इसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये जो एनर्जी गेन करता है, या फिर इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास में रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, this type of the evaporating tubes are called as a radiant evaporator। ठीक है, इस टाइप के ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियंट इवापोरेटर बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में ना यहाँ पर आ रही है कन्वेक्शन इवापोरेटर। कन्वेक्शन इवापोरेटर, यहाँ से जब ऊपर गए तो अपनी हीट जो है हॉट हॉट फ्लू गैसेज ने, वो सबसे ज्यादा हीट अपनी किसको दे दी, यहाँ पर वाटर को किस में कन्वर्ट करने में दे दिए, स्टीम को कन्वर्ट करने के अंदर दे दिए। यहाँ पर अपनी हीट वाटर ने किसको कन्वर्ट करने के अंदर दे दी है, इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए दे दी है। मतलब अगर हमारे पास में मान लो यहाँ पर है ना 500 केल्विन के अप्रोक्स फ्लू गैसेज जनरेट हुई, कम से कम मान लेना, तो उसमें से 200 केल्विन तक का जो टेम्परेचर है वो कहाँ रिड्यूस हो गया, इस रेडियंट इवापोरेटर में रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास में वाटर कैसा हो गया, हीटअप हो गया है। ये हीटअप वाटर हमारे पास में कहाँ जा रहा है, ये हीटअप वाटर जा रहा है हमारे पास में इस कन्वेक्शन ट्यूब के अंदर। देखो अब पूरी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ रेडिएशन की और कन्वेक्शन की। अब पूरी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। ये जो हमारे पास है पूरी सरफेस है, ये जो हमारे पास में पूरी सरफेस है, इस सरफेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसको हम लोगों ने चैम्बर नाम दिया है कि ये पूरा हमारे पास में क्या है, कंबशन चैम्बर है। इस कंबशन चैम्बर के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्यूल ग्रिड लगाई हुई है। इस फ्यूल ग्रिड का काम क्या है, इस फ्यूल ग्रिड का काम है कि हमारे पास जो कोल है, उस कोल को बर्न करना और उससे जनरेट होने वाली फ्लू गैसेस को फ्लो करवाने की पैसेज प्रोवाइड करवाना। हमने क्या करा, यहाँ पर एक इकोनोमाइजर लगाया है। व्हाट इज द यूज ऑफ इकोनोमाइजर? टू इक्वल लेवल ऑफ वाटर। नहीं, सर स्टीम को अलग कर देता है थोड़ा नहीं, वाटर में से। बिल्कुल नहीं। एनीवन एल्स? सर इक्वल वाटर लेवलिंग को इक्वल कर। बेटा वो अपन तो ने वाटर ना वैन ट्यूब बॉयलर जब पढ़ा था ना, उसके अंदर इक्वलाइजर पढ़ा था, वो जो वाटर के लेवल को इक्वल करता था। दैट इज द, दिस इज द इकोनोमाइजर। प्री प्री हीट करने के लिए सर। करेक्ट। जो हमारे पास में फीड वाटर आ रहा है ना, कहाँ से, जो हमने एक बता रहा था, एक टैंक हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके रखा हुआ है हम लोगों ने। उस टैंक से जो हमारे पास में वाटर आ रहा है, उस वाटर को प्रीहीट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इकोनोमाइजर का यूज कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको समझाया था इस बात को कि इकोनोमाइजर का बेसिकली मीनिंग क्या है, या फिर है ना प्रीहीट करने का बेसिकली मोटो क्या है। कि हमने पास वाटर है, लेट सपोज जो हमने ना वाटर को जिस टैंक में रखा हुआ है वो रूम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया कि 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो वाटर है। मुझे उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। तो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस मुझे क्या चाहिएगा, उसका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो टेम्परेचर मेरे पास अवेलेबल है तो मेरा जो वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है स्टीम के अंदर। तो या तो मेरे पास पहला ऑप्शन कि मैं है ना वहां से पानी लेकर आऊँ, वाटर फीड वाटर लेकर आऊँ, और उसको है ना हमारी इवेपोरेटिंग ट्यूब के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस से है ना 120 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस तक क्या करूँ, इवेपोरेट करूँ। ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी मैंने किसके अंदर दे दी, इसके अंदर इसको मैंने सारी एनर्जी प्रोवाइड करवा दी इसको हीट जनरेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये जो हमारे पास में फ्लू गैसेज जा रही है ना यहाँ से, इन फ्लू गैसेज का यूज करके जो एग्जॉस्ट करने वाले हैं हम, पहले नहीं, जो एग्जॉस्ट करने वाले हैं, उन एग्जॉस्ट करने वाली फ्लू गैसेज का यूज करके हम लोग क्या करें, हमारा जो वाटर है उसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लें। प्रीहीट करने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस का था, उस 25 डिग्री सेल्सियस को मैं पहुंचा के है ना 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला जाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमारे पास में जो इवेपोरेटिंग ट्यूब्स है, इस इवेपोरेटिंग ट्यूब्स के अंदर ना मुझे हीट कम देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी क्या कहती है, एफिशिएंसी क्या कहती है, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैंने इनपुट रिड्यूस कर दिया
समझना, अगर मैंने इनपुट रिड्यूस कर दिया तो इनपुट रिड्यूस होने के बाद में मेरा आउटपुट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, होगी या नहीं, यस सर। है ना। यस सर। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनोमाइजर का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इकोनोमाइजर क्या होती है, एक बॉयलर की एसेसरीज होती है जो कि क्या कर रही है, हमारे यहाँ बॉयलर की या फिर जो हमारा पावर प्लांट है उस पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, हमारी पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम कर रही है। अब पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज लगाने पड़ेंगे ना। तो वो एक्स्ट्रा सोर्सेज क्या है हमारे पास में, इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है। अब यहाँ पर हमको एक सुपर हीटर भी दिख रहा है। सुपर हीटर क्या करता है, जो हमने ना ट्यूब्स के अंदर वाटर को इवेपोरेट किया है, ये वाटर जनरली हमारे पास किस स्टेज तक जाता है, ड्राई स्टीम तक जाता है या फिर सैचुरेटेड स्टीम तक जाता है। ये ड्राई स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, किसमें करता है, सुपर हीटर। गुड, सुपर हीटेड। इसको कन्वर्ट करता है सुपर हीटेड स्टीम के अंदर। अगर तुम लोग है ना बात इसको देखो, लामोंट बॉयलर को देखो, तो वहां पर है ना लामोंट बॉयलर के अंदर हमारे पास में सुपर हीटर था। ये देखो लामोंट बॉयलर के अंदर, देखो लामोंट बॉयलर के अंदर जो हमारा सुपर हीटर है, ये सुपर हीटर अलग से लगा हुआ है। बट बेंसन बॉयलर के अंदर जो सुपर हीटर है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास में फीड वाटर आया, फीड वाटर को हमने स्टीम ड्रम में भेजा, स्टीम ड्रम से जाने के बाद में ये कहाँ गया, हमारे कंबशन चैम्बर में आया, इवापोरेशन के अंदर। इवापोरेशन आने के बाद में पहले ये हीटअप हुआ, हीट होने के बाद वापस कहाँ चला गया, स्टीम ड्रम के अंदर चला गया। स्टीम ड्रम से निकल के वापस हमने कहाँ भेजा था, इसको सुपर हीटर के अंदर भेजा था। बट बेंसन बॉयलर में ऐसा नहीं है। बेंसन बॉयलर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास में फीड वाटर आ रहा है, इकोनोमाइजर के अंदर जा रहा है। इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, उस फीड वाटर को प्रीहीट कर देता है। इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, उस फीड वाटर को प्रीहीट कर देता है। प्रीहीट करने के बाद में ये सारा का सारा वाटर कहाँ जा रहा है, हमारे कंबशन चैम्बर में जा रहा है। इस कंबशन चैम्बर के अंदर हमारे पास में क्या लगी हुई है, इवापोरेटिंग ट्यूब्स लगी हुई है। ये इवापोरेटिंग ट्यूब्स क्या करती है, इस वाटर को जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा प्री हीट होके आया है, इस वाटर को किस में कन्वर्ट करती है, स्टीम में कन्वर्ट करती है। यहाँ से हमारे पास इकोनोमाइजर था, इकोनोमाइजर से हमारे पास में क्या आया, वाटर आया, वाटर को हम लोगों ने इस रेडियंट इवापोरेटिव सरफेस के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट करा, हम लोगों ने स्टीम में कन्वर्ट करा। फिर ये जो वाटर फ्लो कर रहा है, फिर हमारे पास में हमने कैसी सरफेस लगाई है, कन्वेक्टिंग इवापोरेटिव सरफेस लगाई है। ये कन्वेक्टिंग इवापोरेटिव सरफेस क्या करती है, जो हमारे पास में रेडियंट ओके कुछ अगर वाटर बचा हुआ है उसको भी किस में कन्वर्ट करती है, हमारी हीट के अंदर कन्वर्ट करती है, सॉरी स्टीम में कन्वर्ट करती है। और जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो इस स्टीम को हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं, सुपर हीटर के अंदर भेज देते हैं। और इस सुपर हीटेड स्टीम को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कहाँ के लिए, टरबाइन के लिए। और बचे वाटर को हम लोग क्या कर देते हैं, वापस से रीसर्कुलेट कर देते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं और उसको है ना उसका फॉर्म जो ये जो सर्कुलेशन है इसको कंटिन्यूस चला के रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं जो हॉट फ्लू गैसेस कहाँ कहाँ काम आई। हॉट फ्लू गैसेस सबसे पहले यहाँ से निकली, उसने अपनी एनर्जी दी किसको, एवापोरेटर को। एवापोरेटर को एनर्जी देने के बाद में है ना, ये एनर्जी कहाँ जा रही है, ये इसने दी हमारे पास सुपर हीटर को। सुपर हीटर को है ना सबसे पहले क्यों लगाया है, क्योंकि सुपर हीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करता है। क्योंकि हमको क्या करना होता है, हमारे को स्टीम की इंथैल्पी और प्रेशर दोनों इंक्रीज करना है। हमारा मोटिव क्या है, स्टीम की इंथैल्पी एंड प्रेशर दोनों को इंक्रीज करना है। एआईटीएम वाले बच्चों अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, कभी भी पूछ लेना, बीच के अंदर अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करके कभी पूछना सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर बेसिक्स से थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम लोग मंडे को उसको डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी की चीज़ें समझ में नहीं है तो अनम्यूट करो और कभी भी पूछ लो, बीच में रोको, सर 2 मिनट रुको, ये चीज़ बता दो कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, और हमारे एआईटी में भी जितने बच्चे बोल रहे हो वो ठीक है, बाकी लोग बैठने नहीं आए हैं तो आज पूछें, और पूछने के बाद में साथ के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करते चलें। एक कॉपी पेन लेके बैठे अपने साथ में ताकि हम इसको क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। और मैंने आपको कल एक काम दिया था कि आपको लामोंट बॉयलर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखनी थी। आज का काम आपके लिए यह है कि आज आपको बेंसन बॉयलर की है ना कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखनी ओके सर। है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब आगे, हम लोग है ना इस बेंसन बॉयलर की फ्यूल गैसेस के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ से जो भी गैस निकल रही है, पहले उसने अपनी एनर्जी किसको दी, इस इवापोरेटिंग ट्यूब्स को दी।
एवापोरेटिंग ट्यूब की एनर्जी किसके पास गई? सुपर हीटर के पास गई। सुपर हीटर से निकल के है ना उसको स्टीम को हमने कहाँ भेजा है? एवापोरेटर के पास में भेजा है, कन्वेक्शन ट्यूब्स के पास में भेजा है। और इस कन्वेक्शन ट्यूब से निकलने के बाद में ये एनर्जी हम लोगों ने कहाँ भेज दी है? हमारे पास में हॉट एयर चैम्बर के अंदर भेज दी है। हमारे पास क्या लगा दिया हमने? एयर प्री हीटर लगा दिया। एयर प्री हीटर क्या कर रहा है? जो भी हमारे पास में स्टीम के अंदर एनर्जी है, जो फ्लू गैसेस थी इनके अंदर एनर्जी बची हुई है, इन एनर्जी को यूज करके हमारे पास ये ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर क्या करता है? एटमोसफियर से एयर लेकर कहाँ भेज रहा है? इसके अंदर भेज रहा है ना। इस एयर को क्या कर रहा है? ये प्री हीट कर रहा है। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले। और ये प्री हीटेड ही एयर जो है हमारी, ये प्री हीटेड एयर हमारी यहाँ से निकलती है और ये कहाँ जाती है? हमारे यहाँ पर नीचे कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर कर जाती है। और कंबशन चैम्बर के अंदर हम लोग इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? कंबशन चैम्बर के अंदर इसका यूज कर रहे हैं हम टू रिमूव द मॉइस्चर और हमारे कोल को बर्न करने के लिए। ठीक है, कोल को बर्न करने के लिए ऑलरेडी अगर हम लोगों ने एक हीटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दिया तो हमारा कोल क्या होता है? इजीली बर्न होता है और इफेक्टिवली बर्न होता है। और फिर बची हुई गैसेस को हम लोग क्या करते हैं? चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसमें जो गैसेस रिमेनिंग है उस रिमेनिंग गैसेस को हम लोग क्या करेंगे? इस चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट कर देते हैं। So this is the complete construction and working of Benson boiler. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, from the AITM? जी सर. Yes, sir. Okay, yes, you are a part ना, आप हमारे पार्ट हैं। सो अभी हम लोगों ने सिर्फ इस टाइप से, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा 2-3 लेक्चर आगे चल रहे हैं इसलिए आप लोगों को समझना थोड़ा सा जरूरी है। और फिर हम इसको है ना वापस से क्या कर देंगे? आप दोनों को सेम लेवल पे लेके आएंगे। So yes sir, but here the function of blower is sorry, बेटा आपकी आवाज कट रही है। Not audible. बेटा आपकी आवाज कटी है, कुछ भी नहीं समझ में आया आपने बोला क्या है। Either you have a network problem, so एक बार रिपीट करो ये क्या पूछ रहे हैं। फंक्शन ऑफ ब्लोअर पूछ रही है सर। फंक्शन ऑफ ब्लोअर, द फंक्शन ऑफ ब्लोअर इज कि देखो ब्लोअर का काम क्या होता है? एयर को हाई प्रेशर से एयर को है ना सप्लाई करना। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्लोअर। ब्लोअर क्या करता है? यहाँ पर हमारे पास में एक फैन लगा हुआ होता है। ये फैन क्या करता है? यहाँ पर हमारे पास में ना एक फैन लगा हुआ होता है। ये फैन क्या करता है? बाहर से एयर को सक करता है, एटमोसफेयर के एयर को सक करता है। एटमॉस्फेयर की एयर को सक करने के बाद में इसको प्रेशराइज करता है और प्रेशराइज करके कहाँ भेजता है? हमारे पास में एयर प्रीहीटर ट्यूब्स के अंदर भेजता है। ये एयर प्रीहीटर ट्यूब्स क्या कर रही है? ये जो यहाँ से फ्लू गैसेज आ रही है ना, जो हमारे पास नीचे से फ्लू गैसेज आ रही हैं, इन फ्लू गैसेस की हेल्प से जो एटमॉस्फेयर की एयर है, लेट्स सपोज कि एटमॉस्फेयर की एयर किस है ना कहाँ पर है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है। जनरली जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो चलता है वो चलता है 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के टाइम में ये ना 45 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। बट हम लोग यूजिंग ऑफ द प्री हीटेड एयर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकाल रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्या है? हीटेड है। तो हमारी ये गैसेस या फिर जो एयर है वो भी क्या हो जाती है? हीट गेन कर लेती है। और हीट गेन करने के बाद में मैंने बताया था आपको, यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं? इसको निकालते हैं, यहाँ पर वापस से नीचे कहाँ भेज देते हैं? कंबशन चैम्बर के अंदर भेज देते हैं। और लामोंट बॉयलर में है ना इसका पैसेज दे रखा है कि यहाँ से निकला और यहाँ से निकलने के बाद में है ना हम लोगों ने कहाँ भेज दिया? इसको नीचे भेज दिया। सेम पैसेज यहाँ ना यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर इंटरनल ट्यूब से डायग्राम में दिख नहीं रहा कि यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने कहाँ भेज दिया? कंबशन चैम्बर के अंदर भेज दिया। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग है ना यहाँ पर भी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने ना एयर निकाली और एयर निकाल के हम लोगों ने कहाँ भेज दिए? हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर भेज दिए। तो दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ द ब्लोअर टू सक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with the high pressure and supply it to the air preheater. Okay, these are the basic two types.
इतना सारा नोटेशन है तो भाई। These type of the two types of the Lamont and high pressure boiler. These are the Lamont boiler and Benson boiler. तो some कुछ अच्छी बातें किसके बारे में, Lamont boiler के बारे में, Benson boiler के बारे में. Here's on your screen that the difficulties of the bubble formation is eliminated by this type of the boiler. The transport of the Benson boiler parts is easy as no drums are required and majority of the parts carried to the site without pre-assembly. यहाँ पर हम लोग है ना प्री असेंबल करे बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पार्ट्स को लेके जा सकते हैं और जो साइट है हमारी उस साइट के ऊपर ले जाकर इनके सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग असेंबल करके क्या बना सकते हैं, ये हमारा बेंसल बॉयलर बना सकते हैं। एज यहाँ पर है ना स्टीम ड्रम्स अवेलेबल नहीं है, स्टीम ड्रम्स अवेलेबल नहीं है तो इसका फ्लोर एरिया क्या हो जाता है, काफ़ी लेस हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि है ना स्टीम ड्रम क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, लाइक इनकी जो रेडियस होती है वो रेडियस 2 मीटर तक होती है, 2 to 3 मीटर तक की रेडियस होती है। इट मीन्स 6 मीटर डाया हो गया, है ना, उसका डायामीटर कितना हो गया हमारे पास में 6 मीटर का हो गया। तो एक आदमी इजीली उसके अंदर जाके क्या कर सकता है, सफाई कर सकता है उसकी, या उसके अंदर जनरेट होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। दैट्स व्हाई स्टीम ड्रम इज सच मच हाई। तो यहाँ पर वो स्टीम ड्रम्स अवेलेबल नहीं है तो उसका ना फ्लोर एरिया क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो सुपर हीटर है, जैसा मैं बता रहा था आपको ऑलरेडी, क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है। The superheater in the Benson boiler is an integral part of the forced circulation system. Therefore, no special starting arrangement for the superheater is required. And इसका ड्रॉ है ना, थोड़ा सा जो हमारा ड्रॉबैक है वो ये है कि it has very little storage capacity compared to the drum type of the boiler. कि जो हमारे पास में ना इससे पहले स्टीम ड्रम टाइप ऑफ द बॉयलर था उसके कंपैरिजन में इसकी जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। इसका है ना इफेक्ट बताओ, इसका इफेक्ट जब बताओ, इफ यू हैव द लॉस क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? सर मेरे को बार बार मतलब इकोमोनाइजर का यूज करना पड़ेगा और मतलब प्री हीट मतलब वाटर को मतलब स्टीम करने के लिए बहुत ज्यादा इकोमोनाइजर का यूज होगा सर, बार बार उसको। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिकल नहीं रहेगा सर ज्यादा। बच्चे इकोनॉमिकल तो है, तभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत अच्छा योग है। बोलो। स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी कम होगी। बिल्कुल, स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी कम होगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जनरेटर्स, पावर स्टेशन के बाद जनरेटर्स पे कम स्टीम जा पाएगी। बिल्कुल, जनरेटर्स के ऊपर कम स्टीम जा पाएगी। तो ये क्या करेगा, जो हमारा लोड का वेरिएशन होता है, व्हाट वी हैव द वेरिएशन ऑफ लोड, उस लोड के वेरिएशन को मीट नहीं कर पाएगा। मतलब कभी सडन हमारे पास लोड इंक्रीज हो गया, कभी सडन हमारे पास लोड डिक्रीज हो गया, तो उस इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लोड की रिक्वायरमेंट को इस टाइप का बॉयलर मीट नहीं करता है। तो इस टाइप की बॉयलर को हम लोग है ना वहाँ स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पर लोड का वेरिएशन लेस होता है। पूरी तो ले आओ, तू इतनी का खा रहा हो? क्या हो गया? तेरे में से 3 रोटी खा रहा है सर वो। अच्छा, तो सर ये मतलब स्टीम ट्रेन में यूज किया जाता होगा। स्टीम ट्रेन नहीं होती बच्चे, स्टीम इंजन होता है। बट वहाँ पर है ना जो हम लोग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फायर ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर। दिस इज द वाटर ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर। ये यूज तो होता है पावर प्लांट से ही के अंदर ही। जैसे कोई कंपनी है, मान ले तेरी कंपनी है, तुझे है ना तेरी कंपनी के लिए ही क्या करना है, क्या स्टीम का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है। तो तेरी कंपनी का प्लांट की है ना रिक्वायरमेंट फिक्स है कि मुझे डेली है ना इतना अमाउंट ऑफ द एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एट सच टाइप ऑफ द प्लेसेस, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी हूँ, एट सच टाइप ऑफ द प्लेसेस हम किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इस बॉयलर का। ठीक है। Next, we have the Loeffler boiler. It is much similar to the Lamont boiler and then the Benson boiler. इसके अंदर हमारे पास देखो सामने स्ट्रक्चर्स बन रहा है कि अगर हमारे पास में है ना जो साल्ट और सेडिमेंट की है ना डिपोजिशन होती थी वो हम लोग है ना इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं।
Most of the steam is generated outside from the feed water using the part of the superheated steam coming out from the boiler. क्या है ना, जो हमारे पास में स्टीम सुपर हीटर है, इसको हम लोगों ने ना एलिमिनेटेड पार्ट बना दिया, तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ना एक ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये यहाँ पर है ना ड्रेनेज सिस्टम है। हमने क्या करा, फीड पंप लिया, फीड पंप के अंदर हमारे पास इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर से भेजा, इकोनोमाइजर में भेजने के बाद में हम लोगों ने ना सारे के सारे वाटर को कहाँ कर दिया, एक चैम्बर के अंदर इकट्ठा कर दिया। इस चैम्बर से जो हमारे पास है वाटर आ रहा है, इसको हम लोग है ना सर्कुलेटिंग पाइप ले रहे हैं, इस सर्कुलेटिंग पाइप के थ्रू हम लोग कहाँ पर लेके जा रहे हैं, हमारे रेडियंट सरफेस के पास में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर ये क्या कर रहा है, हीट हो रहा है। हीट होने के बाद में जितनी भी हमारे पास में ना जो हीट जनरेशन हुआ है, इस हीट जनरेशन को हम लोग कहाँ क्या भेज रहे हैं, सुपर हीटर के अंदर भेज रहे हैं, और स्टीम को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। साथ के साथ ये जो सुपर हीटेड स्टीम है, ये समझना, ये जो हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम है, इसी सुपर हीटेड स्टीम का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम लोगों ने सुपर हीटेड स्टीम को हम लोगों ने शावरिंग करवा दी है। शावरिंग कराने से क्या हो रहा है, हमारा ये वाटर है जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है, ये वाटर क्या कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास स्टीम का जनरेशन जो हो रहा है, ये इसी चैम्बर के अंदर हो रहा है, और जितना भी इसके अंदर डिपोजिशन हो रहा है, वो डिपोजिशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ड्रेन आउट कर लेते हैं। ये डिपोजिशन क्या कर देते हैं, यहाँ से ड्रेन आउट कर लेते हैं। यहाँ ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये जो हीट से ये यहाँ से बाहर निकलती है, एयर प्रीहीटर लगा हुआ है। तो ये मान के चलना, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये है ना मोस्टली सभी बॉयलर्स के क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, सभी बॉयलर्स के पार्ट्स होंगे। क्लास एंड होने वाली है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, लॉफलर बॉयलर को। ठीक है, और वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास से है ना, आप लोग सभी अपने नाम के आगे है ना, कोई लगता है बच्चे नहीं लगाया अभी तक, AIT और AITM मेंशन कर लेना कि कौन बच्चा AIT से है और कौन बच्चा AITM से है। और आप लोगों को है ना, हम लोगों ने लिंक शेयर करे हुए हैं और टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, तो समटाइम अगर कहीं पर कभी लिंक मिस हो जाए, तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लास बाय द यूजिंग ऑफ द ID एंड पासवर्ड। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए लेट्स री एंड दिस क्लास। ठीक है, हम लोग क्लास को एंड करते हैं, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लॉफलर बॉयलर। आप लोगों के पास है ना अभी तक 2 होमवर्क, आप लोग कॉपी पेन के साथ में नोट्स बनाते चलना, जो मैं बोल रहा हूँ